जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, हमारे सीडीएस के कैंडिडेट जिनको अभी तक एनालिसिस हमने नहीं प्रोवाइड कराया है। थोड़ी सी देरी हो गई है। आई होप आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप उस देरी का कारण भी समझ गए होंगे। तो कोई नहीं, अब हम शुरू करते हैं हमारे सी डी एस 2023 के एग्ज़ाम एनालिसिस को। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर पेपर बहुत टफ आया है, कुछ का कहना था कि बहुत इजी आया है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं पेपर वाकई टफ था या इजी था। समझिएगा मेरी एक बात को, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सोर्स से यानी कि आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है तो उसे हम हमेशा इजी समझेंगे। टफ का मतलब होता है या तो वो आपकी नज़र से दूर हो, आपके किसी ऐसे सोर्स में ना इंक्लूड किया हो जिसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था उपेंद्र सिंह की बुक, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो वाकई टफ है, चाहे वो आपकी बुक से पूछा गया हो। बट अगर कोई क्वेश्चन, अगर हम कह रहे हैं कि भाई साइंस के लिए 9th और 10th इंपॉर्टेंट है और आपके जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उसमें से पूछे जा रहे हैं और आप उन्हें भी टफ कहेंगे, तो फिर समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है हमारी प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी साइंस का केमिस्ट्री का एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले हमारे साइंस में केमिस्ट्री में आपके क्लास 9 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और क्लास 10 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खुशी की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली खुशी की बात है 11th और 12th का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री से नहीं पूछा है। ये खुशी की बात इसलिए है क्योंकि आपको 11th और 12th के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने CAPF 2023 का पेपर देखा होगा दोस्तों, तो वहाँ से 11th 12th से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक CDS में 11 12 से क्वेश्चन नहीं आए हैं, 9th और 10th से आए हैं। और कैसे कैसे आए हैं तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके क्लास 9th के पहले चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर स्केल्स का रिलेशन पूछ रहा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपनी एनसीईआरटी में नहीं देखोगे, आप अपनी एनसीईआरटी में नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपका सिलेबस सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं। और अगर आपने पीवाईक्यूज को तैयार किया होता तो आपको इसका आंसर, जो कि डी ऑप्शन है, वो पता होता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए थे आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये यहाँ पर वेरियस टेम्परेचर स्केल, तो केल्विन का रिलेशन, सेल्सियस का रिलेशन, फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या क्या है और कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। मैंने अलग से ग्रीन में हाईलाइट किया था इसे गेम चेंजर में। केल्विन का रिलेशन क्या है सेल्सियस के साथ, फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है, और यही रिलेशन यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप यहाँ देखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस में 32, तो यही ऑप्शन डी है यहाँ पर। अब ये अचानक से मुझे सर सपना तो नहीं आया होगा कि यार इस फ़ारेनहाइट के रिलेशन को भी हमें तैयार करना चाहिए। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एनडीए 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वहाँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया था। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करके बताया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से पीवाईक्यूज़, प्लीज़ मैं हमेशा ये बार बार कहता हूँ, शायद आप पक गए होंगे मेरी बात को सुनते सुनते, कि पीवाईक्यूज़ को ज़रूर करें। और सिर्फ पीवाईक्यू ऐसा नहीं है कि आप सीडीएस के स्टूडेंट हैं तो सीडीएस करेंगे या फिर सीएपीएफ के स्टूडेंट हैं तो सीएपीएफ ही करेंगे। आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर यूपीएससी के एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को करना होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीएस, एसएफएलडीसी, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, स्टेनो, जितने भी यूपीएससी पेपर कराता है कंडक्ट, वो आपको करने होंगे अगर आपको जल्दी से सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की हिंट आपको पहले नहीं मिली थी। यहाँ आप नोटिस करेंगे एनडीए में, सीडीएस में आपसे कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ऊपर ही चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ये देखिए,
यहाँ पर इस रिलेशन को भी हमने यहाँ पर दिखाया है आपको पहले ही, सेल्सियस और केल्विन का जो रिलेशन है वो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लास 9th के चैप्टर 2 से पूछा गया है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सर आपकी एनसीईआरटी की लाइन, डायरेक्ट लाइन, यहाँ पर देखिए ये क्या है मेंशन, यहाँ हमने ये प्रोवाइड भी किया है, यहाँ पर एनसीईआरटीज भी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में कहाँ पर है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि बर्निंग ऑफ कैंडल में बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आप कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता होता कि हमें इस एरिया को पढ़ना था? तो आप देखेंगे CDS 2016 में, CDS 2017 में, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन दिखा पाया हूँ, और भी कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब ये वाला एरिया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ये सर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत नया नहीं था। आई होप आपने इसको सही किया होगा। आपकी एनसीईआरटी में ये है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये है, तो यहाँ से इसका जो है राइट आंसर देखने को मिलता। पेज 24 इसका एग्जैक्ट सोर्स है, चैप्टर 2 मैटर अराउंड अस प्योर। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे इसी चैप्टर से, मैटर अराउंड अस से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। सर इस बार यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ के मतलब एक बहुत प्यारा दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया है मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, सेपरेट जो है करने के लिए पूछती है कि किस मेथड से हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट करते हैं, बट वो मिक्सचर का इस्तेमाल करती है। वो क्या लेती है? मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं वो अलग अलग टाइप के आप मिक्सचर देखेंगे आपके जो चैप्टर 2 है, और उनको सेपरेट करने के तरीके को फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पर कई सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पर इस बार मिक्सचर का इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने पूछ लिया कि भाई कंपाउंड का बताइए, कंपाउंड को कैसे आप अलग करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड को कैसे करेंगे? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, ज़रूर करके आए होंगे, बट मैं आपको बताता हूँ ये दोस्तों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 26 है। यहाँ पर आप एक टेबल देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड की, पेज नंबर 26 में। इसे हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में प्रोवाइड किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड की एक डिफरेंस करते हुए एक टेबल देखेंगे। वहाँ पर आपको नोटिस होगा पॉइंट 4, ये मैंने लाइन भी आपको यहाँ पर मेंशन की थी, हाईलाइट की थी कि इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं या तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। और यहाँ पर भी वही आपसे पूछा है, और कि भाई जो मेथड है सेपरेट करने के लिए कंपाउंड को, वो कौन सा इस्तेमाल होता है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये चीज़ अब देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैंने आपको ये हाईलाइट करके दिया जो गेम चेंजर में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ एनडीए 2010 में और सीडीएस 2018 में इसी टेबल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि एनडीए 2010 में तो डायरेक्ट इस ही पॉइंट से क्वेश्चन उठाकर पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर इसे एनालाइज करके आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो सर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीडीएस के या सीएपीएफ के क्वेश्चनों को पढ़कर ही चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस चाहिए होता है। सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने से, 2-4 पीवाईक्यू, 1000 पीवाईक्यू लगा लेने से बात नहीं बनती है। आपको एक मेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस एनालिसिस का फ़ायदा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सही और ईजी वे में कर पा रहे हैं, यूपीएससी के माइंडसेट को समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। हो सकता है आपको ये भी डिफिकल्ट लगा हो दोस्तों, पर मैं आपको बताता हूँ, आपकी केमिस्ट्री में सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी कैटेगरी के थे। और ये हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि आपकी डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी या पीवाईक्यू से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सीएपीएफ 2010 में आपसे क्वेश्चन पूछा था,
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर मिल्क है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑप्शन ऑलमोस्ट वही है, शुगर, मिल्क, टी, कॉफ़ी की जगह इन्होंने एयर दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर था, जब हमने यहाँ पर आपको क्विज प्रोवाइड कराई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका राइट आंसर है शुगर। ठीक है, शुगर, और वही आपका 2023 में पूछ लिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी पीछे दिखाया 2010 का क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं ये कितने पुराने क्वेश्चन, 2010 के क्वेश्चंस भी आपसे दोबारा रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर क्या आप गेम चेंजर में पुराने 2010 के, 2009 के, 8 के क्वेश्चंस लेते हैं, इंक्लूड करते हैं क्या? तो सर आपके सामने हैं क्वेश्चंस और उनका एनालिसिस कि हम लोग 2010 के क्वेश्चनों को भी, पुराने से पुराने क्वेश्चनों को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए 2010 सीएपीएफ का क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहाँ पर रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो सर एनसीईआरटी का पेज है आपका पेज 27, यानी कि वही सेकंड चैप्टर है। वहां पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक टेबल है मैटर, उसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को डिफरेंशिएट किया गया है। और प्योर में आप देखेंगे यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड। जब कंपाउंड यहाँ पर आप देखते हैं तो उसके एक एग्जाम्पल को यहाँ देखेंगे शुगर, कंपाउंड में एक एग्जाम्पल है आपका शुगर, और उससे रिलेटेड और जो PYQs है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सर ऐसे आपको इन्हें पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने उसी पॉइंट को हाईलाइट किया है जो आपके एग्जाम में पूछा है। तो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी कहाँ पर आपके साथ खेलने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं एनसीईआरटी और PYQs की वैल्यू। बस देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर कई बार आपको कहता हूँ कि आप किसी के भी नोट्स पढ़िए, आप किसी का भी वीडियो लेक्चर पढ़िए, आप किसी का भी मैराथन पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब है जब आप अपने जो बेसिक ऑथेंटिक सोर्स हैं, एनसीईआरटीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब आप उन्हें नहीं फॉलो करते हो तब प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से आपके सिलेक्शन में देरी होती है, क्योंकि आप उस ऑथेंटिक सोर्स को ना पढ़ के शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हो। आप किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए, बट ये जो लॉन्ग रूट है सर, इसे नहीं छोड़ना है। शॉर्टकट का मतलब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में लॉन्ग कट है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने में एग्जाम क्रैक कर लूँगा अगर मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा, तो सर वो 6 महीने कब 6 साल बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हाइट वॉश ऑफ वॉल स्लैग्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। सर मैं आपको कह कह कर थक गया, ये जो क्वेश्चन है जहाँ से ये पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। यूपीएससी मतलब इस एरिया से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। CDS 1 2023 में आप नोटिस करेंगे, CDS 1 2023 में यही जो आपका 2023 पेपर 2 जो आपका आया है CDS 2 में, ये पिछले 6 महीने पहले ही जो आपका है पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, पहले ही इसे पूछा जा चुका है 2023 में। ठीक है, ये आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ था CDS का तब। तो वहीं से ये आप यहाँ पर सोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर है क्लास 10th का, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। ये है आपका जो बॉक्स, और इस पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जब मैंने आपको इस क्वेश्चन को एनालाइज किया था लास्ट टाइम, तो मैं आपको ये बताया भी था मैंने आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप प्लीज़ एक बार इसे ध्यान से देखिए, जो हमने पहले डिस्कस किया था। मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराता हूँ, और आप नोटिस करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड है, वही सीरीज 1 2021। देखिए फिर से बहुत ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ आप सीरीज 1 2021 में देखेंगे ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टेबल से जो अभी हमने यहाँ पर मेंशन किया है एज अ प्रूफ, वहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी इक्वेशन के बारे में। तो ये जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आज क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन पे पूछा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर वहां थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को बनाया जाए, बट पूछा वहीं से जाएगा। बस ये हो सकता है कि उस पर थोड़ा सा, अब जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया गया, नहीं तो क्वेश्चन आपका उसी टेबल से पूछा गया है जो कि हमने हमारे गेम चेंजर कोर्स में भी इंक्लूड किया था। आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इसे वहां पर भी क्लियरली मेंशन किया था कि ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसे हमने हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड भी किया था, और यहाँ पर हमने इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ये आपके चैप्टर 1 क्लास 10 पेज 7 से पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने पहले ही इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब कैसे किया? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि आप यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं। अब कन्फ्यूजन आपको एक ये हो सकता है कि सर सी में भी तो वही चीज़ें हैं,
देखिए अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है कि सी ऑप्शन टिक करके आएंगे, बट यहाँ पर किस फॉर्म में वो जो प्रोडक्ट है, अब वो किस फॉर्म में है, सारा का सारा खेल यहाँ पर इस चीज़ का है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। यहाँ पर जो आपका स्लैग लाइम है वो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, CO2 आपका गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर डी होगा। सोर्स आपका हम यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर लाइन बाय लाइन यहाँ पर इसको आप नोटिस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने कहा प्रिडिक्टेड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट। कौन सा नॉट करेक्ट है एसिड? तो HCl के बारे में बात हो रही है, आपका एसिटिक एसिड के बारे में बात हो रही है, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात हो रही है, लेमन एंड ऑरेंज के बारे में। तो सर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका गलत है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टेमरिंड पेस्ट, ये गलत है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो में फाउंड किया जाता है। इसके बारे में आपकी एक एक डिटेल आपकी जो एसिड एंड बेस का जो चैप्टर है वहाँ पर आप नोटिस करेंगे, एक टेबल मेंशन है, उस टेबल में सभी एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो NDA 2021 में आपका इसी एसिड पर क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। तो सर जितने भी एसिड आपके यहाँ पर मेंशन है एक एक स्टेटमेंट में, यहाँ पर सभी स्टेटमेंट पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको कहूँगा कि ये जो टेबल आपको बुक में दी हुई है ये होलिस्टिक टेबल नहीं है, इसमें कई सारे एसिड जो हैं यहाँ पर दिए नहीं हुए हैं। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे, ये देखिए आपको हमने यहाँ पर गेम चेंजर में प्रोवाइड भी किया था। सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो एक तरफ सारे आपके एसिड मेंशन करने होंगे, दूसरी तरफ वो सोर्सेस मेंशन करने होंगे जहाँ से उन्हें फाउंड किया जाता है। तो इस तरीके से आप ऐसी टेबल बनाकर उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ज़रूर पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। NCERT से भी दिखा दिया, PYQ से भी दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड, टिन, लेड रेस्पेक्टिवली। अब सर इस क्वेश्चन को बताने का एक तरीका ये हो सकता है कि जाकर आप अपनी जो एलिमेंट्स की टेबल है, पीरियोडिक टेबल, उस पर आपको वहाँ पर देखिए कि गोल्ड का, टिन का, लेड का सिंबल तो ये दे रखा है, आपकी NCERT में भी मेंशन है। पर वो एक सही तरीका नहीं होगा आपको ये सोर्स बताने का, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, मेरी पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारे एलिमेंट हैं, क्या मैं हर किसी का सिंबल याद रखूंगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा। आप एक बात मेरी समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे ना तो ये एग्ज़ाम 2, 3, 4 साल भी आप लगा देंगे तब भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप स्मार्ट वर्क इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है चांसेस कि आप 1 साल में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाएं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपने देखा एलिमेंट पूछे जा रहे हैं तो कल से आप पूरी एलिमेंट की टेबल है वही रटने लग जाएंगे। नहीं सर, यहाँ पर आपसे एलिमेंट इस तरीके से पूछ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी देखने को कई बार मिले होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। देखिए डायरेक्ट सोर्स तो कहीं पर नहीं मेंशन है, बट आप इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे आप समझने की कोशिश करिएगा। अब जो लेड और टिन है सर, ये लेड और टिन आपके सोल्डर के एलॉयज हैं, और जब आपकी NCERT में इन एलॉयज़ पर बात होती है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने गेम चेंजर में प्रोवाइड भी करा था आपको। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा सर, सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, और इनका सिंबल भी दिया हुआ है। लेड का सिंबल PB, टिन का सिंबल SN, ये दिया हुआ है। अब मैं मान के चल सकता हूँ कि चलिए आपने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि अच्छा यहाँ पर कोई सिंबल भी है, हमें तो बस इतना याद था कि सोल्डर जो है एलॉय होता है लेड और टिन का। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। बट सर जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, CDS 2021 में आपसे सोल्डर एलॉय के बारे में कहा था, पूछा था, और वहाँ पर एलिमेंट ना देके उनका सिंबल मेंशन किया था, सिंबल। तो अगर आपने इतना भी ध्यान दिया होता कि देखिए UPSC आपसे पूछ रही है, कहीं ना कहीं सिंबल चाह रही है कि आपको ये लेड और टिन का जो सिंबल है वो पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सही करके आते। इसलिए इसका जो राइट आंसर है सर C होगा, जहाँ पर PB और SN लेड और टिन का सिंबल है, गोल्ड का सिंबल AU होता है। आगे से आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ इसे स्मार्टली आप कैसे सही करके आ सकते थे। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात है ये, बट कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत भी किया होगा। तो उन्हें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आगे हमें कैसे इस तैयारी को, इस एग्ज़ाम को प्रोसीड करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे स्मार्टली हमें वर्क करना है, ताकि
ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर एक रिएक्शन है, एक इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है। अब अगर आपको बैलेंसिंग का थोड़ा भी नॉलेज हो दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सिखाया है, 11th में भी सिखाया है, बट मैं नहीं कहूँगा कि उस 11th तक की नॉलेज को आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डायरेक्ट सोर्स की बात की जाए इस इक्वेशन की, तो ये आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चैप्टर 3 में, आपको यहाँ पर ये इक्वेशन भी दे रखी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है। आपको सोर्स भी बता दिया, लॉजिकल तरीके से भी आप इसे कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, ये जो इक्वेशन जहाँ से पूछी है, ये इस पेज से पूछी है जहाँ पर मेटल को वाटर से रिएक्ट करके बताया गया है कि क्या क्या नई सिचुएशन क्रिएट होती हैं। सर आगे के लिए प्लीज़ इस पेज को तैयार रखिएगा। ये यूपीएससी का एक हिंट भी हो सकता है आप सभी के लिए, हो सकता है यूपीएससी आपको एक हिंट दे रही हो कि इस पेज को तैयार रखिएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। पास्ट में कई पूछे गए हैं, फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। बस आप इस इक्वेशन से एक हिंट मान के चलिएगा कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर के लिए आपको एग्जाम के लिए इसे तैयार करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट है आपका कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन। मतलब अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए केमिस्ट्री पार्ट में, तो समझिए कि आपका एग्जाम अधूरा है। सर सीडीएस उठाकर देख लीजिए 2023-1 का, सीएपीएफ 2023-1 का क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन एंड कंपाउंड का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका सिर्फ एक ही सोर्स होगा, वो है आपकी ये टेबल, ये वाली टेबल। और मैं ये हमेशा हमेशा कहता हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ इस एक टेबल को करके चले जाइए, 80 से 90% चांसेस हैं कि आपका ये चैप्टर तैयार हो गया। और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है, और ना जाने सर कितने क्वेश्चन इस टेबल से पूछे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन, सारे जो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी के, जो एनालिसिस है, वो सब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ प्रोवाइड भी करा रखा है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो किस तरीके से आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ कह रहा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में सही है। ठीक है, अब राइट आंसर बी है, डायरेक्ट हम उसी पर बात करते हैं। डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। अब सर यहाँ पर मैंने ना 3 पॉइंट आपको बनाकर दे रखे हैं। एक ये पॉइंट है, ये देखिए यहाँ मार्क भी कर रखा है। एक पॉइंट ये है हमारा, ये रेड से ये कर रखा है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इन्हीं से आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मेंशन है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर वही स्टेटमेंट है बी, डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। यही पूछा है कि करेक्ट बताइए। नॉट करेक्ट होता तो शायद हमें इसमें और थोड़ा हमें रिसर्च करनी पड़ती, बट करेक्ट में सीधे सिंपल यही पूछा गया है। और स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, सर आप यहाँ पर ये 3 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये मार्क कर रखे हैं। इन तीनों पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, यहीं से उठाकर इन्होंने ये स्टेटमेंट भी बनाए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहाँ से कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, सब मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कई सारे उठाकर देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो दिख जाएगा। तो ये है आपका सही जो एनसीईआरटी से पूछा गया सोर्स। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए अब ये पूछा गया आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला ही आपका जो पैराग्राफ है, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, at present 118 elements are known to us, all these have different properties, out of these 118 only 94 are naturally occurring। तो कितने naturally occurring हैं? ओनली 94 इसका राइट आंसर है। आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है लाइन बाय लाइन। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर, आपका यहाँ पर ये पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे गए थे, हमने बता दिया है दोस्तों। 9th क्लास से 4 क्वेश्चन आए हैं, 10th क्लास से 6 क्वेश्चन आए हैं। सर ये 2 बुक सिर्फ 9th और 10th अपनी तैयार रखिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो। इन 2 बुक से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो केमिस्ट्री है टफ लगना चाहिए था। आपका एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से या पीवाईक्यू से लिंक किया जा सकता था। तो आई होप दोस्तों ये जो एनालिसिस है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के क्विज़ेस को, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा जानने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अचीव सीएपीएफ और सीडीएस, उसे ज्वाइन करें। अब हम मिलेंगे एक और नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।